तो यहां पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है। वैसे तो योग पेपर पूरे सिलेबस की बात करें, जिस दिन भी आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन आपकी फर्स्ट क्लास होती है। ठीक है, ऑनलाइन के जमाने में कुछ पहला और अंतिम दिन नहीं होता है, कभी भी आप उसको देख सकते हैं। जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। तो आपका कुछ मिस हो जाता है एक दिन या दो दिन जितने भी, तो उन क्लासेस की आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती रहेगी। आफ्टर क्लास के लगभग 30 टू हाफ एन आवर से लेकर के 1 घंटे तक, 1 आवर तक के बीच में आपको एप्लीकेशन पर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती है। नेटवर्क ठीक होते तो 15 मिनट्स में प्रोसेस हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहेगी, इसलिए क्लास की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने जो भी परचेज किया है, जिसने कोई भी परचेज किया 6 मंथ 1 ईयर का जो भी कोर्स जिन्होंने लिया है हिमानी ददीच में, उन सभी में आप लोगों को एक तो स्पेशल रिकॉर्डिंग मिली है। स्पेशल रिकॉर्डिंग पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। स्पेशल रिकॉर्डिंग का मतलब है जिसमें 1 से लेकर के 10 यूनिट्स को हमने स्पेशली पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। एक रूम में हम बैठे, कोई भी विद्यार्थी क्लास उस क्लास में नहीं था, रिकॉर्डिंग की और वो कर दी हमने और आपके सामने वीडियो नोट्स के रूप में रख दिया। छोटी छोटी वीडियोस हैं, पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, पहले से ज्ञानवान है, तो उन वीडियो को देख करके अपनी प्रिपरेशन थोड़े टाइम में कर सकता है। दूसरी बात, आपको इन्हीं स्पेशल रिकॉर्डिंग को देखते देखते अब आप अपने आप की टेस्टिंग करेंगे कि हमें कितना आया और कितना नहीं आया एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक चीजें देखो सारी समझ में आ जाएगी सभी को, ऐसी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। योग में पेपर 2 में सारी चीजें समझ में आएगी। अर्चना कॉस्मिक एनर्जी वाले आपको ऑलरेडी सारा ज्ञान है। ठीक है, कोई कमी नहीं है किसी भी विद्यार्थी में, सबने पूरा का पूरा जो लिटरेचर है एमए या एमएससी जिन्होंने किया है सारा पढ़ लिया हो, समझ में आ जाएगी। बात है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका समझ में आया या नहीं, उसका मतलब है कि आप जो है क्वेश्चन आंसर के जो करेंगे, क्विज लगाएंगे, उसके आंसर दे पाए। जो भी आप वीडियो देखेंगे, सपोज कीजिए आप हठ पर दीपिका देख रहे हैं, तो जिस यूनिट में हठ पर दीपिका है उसी में क्विजेस के फोल्डर में जाएंगे, वहीं उसी यूनिट में हठ पर दीपिका के नोट्स मिलेंगे। उसमें आसन के क्विज करने तो आसन करिए, प्राणायाम करना तो प्राणायाम कीजिए, जो जो पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो चीजें दिखती जाएंगी। क्विज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पीवाईक्यूज, जितने भी 2017 जनवरी में सबसे पहले हमारा नेट का पेपर हुआ था जनवरी 2017 में, तब से लेकर के अब तक फरवरी 2023 तक के 23 तक के सारे एग्जाम जो है एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डेप्थ में एनालिसिस के साथ में उनको मॉक टेस्ट के रूप में बनाया हुआ, तो आप वो भी देख सकते हैं सारा का सारा कि कैसा एग्जाम आया था, कैसा पैटर्न था। उसके बाद में अभी एग्जाम हुआ है हमारा फरवरी 2023 के बाद में डायरेक्ट अभी 8 दिसंबर 2023, फिर उसके बाद में जून 2023 तक की बात करूं मैं, जून 2023 तक के अवेलेबल हैं। 8 दिसंबर 2023 को जो योग का एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम अभी तक बाहर नहीं आया रिस्पॉन्स शीट के रूप में, तो उसकी आपको अभी डेप्थ में एनालिसिस वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको आने में लगभग 1-1.5 महीना लगता है और 1-1.5 महीना ही हमें आगे वीडियो को एक्सप्लेन करने में, उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना होता है तो टाइम लगता है। तो माने वो जो है 8 दिसंबर 2023 वाली वीडियो है, वो आपको लगभग मार्च अप्रैल तक अवेलेबल होगी, फरवरी मार्च तक जितनी जल्दी पेपर आएगा उस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा दो चीजें आपकी एक्स्ट्रा रहेंगी। लाइव क्लास आपकी डेली चलेगी, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहेगा। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जो है हमेशा मिलेगी, तो आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या आपका टाइम सूटेबल नहीं है, आप लोग कुछ और कार्य करते हैं, तो वो करते रहे, इसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको कभी भी आप कितने भी बार किसी भी टाइम देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो जो चीजें आपको एकदम ऑन द स्पॉट मिल गई, स्पेशल रिकॉर्डिंग, क्विजेस और पीवाईक्यूज, एक तरह से आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है पूरा का पूरा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर किस दिन हमारा सिलेबस पूरा होगा और किस दिन नहीं होगा, तो सारी चीजें अवेलेबल है। इवन की प्रीवियस बैच जितने भी हुए हैं, जैसे अभी फिलहाल हमारा वर्तमान में जो बैच चल रहा था इससे पहले 8 दिसंबर 2023 से पहले, उस बैच की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है लाइव क्लासेस की, वो देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। तो एक तरह से अगर देखें तो सुमन कुमार जी, आपका पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी आपके हाथों में, जब देखना चाहें, जब पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको एंगेज रखने की प्रतिदिन, ताकि आप एंगेज रह सके, आप थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको समझ में आ सके। तो इसीलिए हम लाइव क्लासेस को थोड़ा धीमी गति से आराम आराम से शुरू करेंगे, भागा दौड़ नहीं होगी, शांति से। जिनको एग्जाम देना है जून 2023 का, वो एप्लीकेशन पर स्पेशल रिकॉर्डिंग या प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग या क्विजेस या इनके थ्रू जो है अपनी जल्दी से जल्दी स्टडी करेंगे। कोई भी डाउट आता है बीच में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू, क्लास में, या मैसेज के थ्रू, या एप्लीकेशन पर आपका डाउट बॉक्स बना रहता है चैट के रूप में, तो उसमें आप डाल सकते हैं। आपको क्वायरी टीम कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर देगा जल्दी से जल्दी।
ठीक है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं पेपर 2 की। जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार एग्जाम में आ रहे हैं या पहली बार क्लास में जो अभी आए हैं, उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं नेट जेआरएफ में। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो कितने हुए 300 मार्क्स का। मिनिमम मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनिमम कितने लाने हैं या मैक्सिमम कितने लाने हैं। बस आपको जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करनी है। अपने साथ वाले जो स्टूडेंट है, लगभग 4-4,500 स्टूडेंट जो हमारे साथ एग्जाम देंगे योग में, उन सबसे ज्यादा लेकर के आने होते हैं हमें नंबर, उन सबसे। ठीक है, तभी आप रैंकिंग में आते हो। रैंक जितना अच्छा होगा आपका नेट या जेआरएफ माना जाएगा। सबसे अच्छा होगा तो जेआरएफ, और ठीक ठाक होगा तो नेट, और थोड़ा और नीचे नंबर होंगे तो कुछ भी नहीं, दोबारा एग्जाम दीजिए। फेल पास का इसमें कोई चक्कर नहीं है कि आप सोचिए कि फेल होंगे या पास होंगे। बस नेट वाला पास है, जेआरएफ वाला पास है। जेआरएफ उसका होता है जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। एज लिमिट है उसकी 30 जनरल कैटेगरी में, मेंस के लिए। वोमेन्स के लिए फीमेल जितने भी हैं 35 है फिलहाल तक। एक बात आपने जरूर सुनी होगी अभी तक रितु कसारी में, कि हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है। अभी चेंज हुआ नहीं है, होने वाला है। वो कभी भी उसका सिलेबस जो है नया अपडेट आएगा। अभी तक नहीं आया है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया सिलेबस का, तो इसलिए हम वही बातें पहले पहले करेंगे शीतल मोहिनी जी, जो सिलेबस में कभी चेंज होगी ही नहीं या उनके चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। तो उन बातों को हम पहले पहले करेंगे। तो इसीलिए आपको जितनी मैं बातें पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से पढ़ना कि वो चेंज नहीं होगी। कहीं मन में ये रख ले कोई विद्यार्थी कि सर चेंज तो होना ही है, बाद में देखेंगे। तो ऐसा नहीं सोचे। बहुत सारे विद्यार्थी मात्र इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे अभी कि शायद पता नहीं क्या चेंज होगा। ठीक है, तो इस चक्कर में अपनी स्टडी को न रोके, कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहिए अभी अभी से। ओके सर, तो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले पेपर 2 योगा। पेपर 1 को हमने दोपहर में कर लिया, 1 से 2 पीएम क्लास होती है। पेपर 2 योग की बात करें तो इसमें 10 यूनिट्स है, टोटल 10 यूनिट्स है, 1 से लेकर के 10 यूनिट सारे के सारे। आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस की। कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में एक बार बता देता हूं आपको। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? पूजा सूर्या मैम, हिमानी ददीच मैम, मोहित जांगड़ा साहब, ओके, दिनेश योगी जी। तो यहां पर आप देखेंगे आपके सामने जो सिलेबस जिनको डाउनलोड करना है ओरिजिनल, बहुत सारी वेबसाइट है, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग सिलेबस है। मुझे बच्चे विद्यार्थी बार बार भेजते रहते हैं, सर सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया। यही एक वेबसाइट है, यहीं पर सिलेबस ओरिजिनल अवेलेबल है। यूजीसी नेट ऑनलाइन लिखेंगे, ये वाला शब्द ऑनलाइन, और सिलेबस ये वर्ड आप सर्च बार में लिखेंगे, ये वेबसाइट आएगी ugcnetonline.in। इस वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे सिलेबस आ जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है, परंतु उन वेबसाइट को आपको नहीं देखना है, वो एक तरह से फेक इंफॉर्मेशन है अदर वेबसाइट पर। यहीं पर आपका ओरिजिनल अभी तक का 17 दिसंबर 2023 के हिसाब से जो सिलेबस है वो यहीं पर अवेलेबल है और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यहां पर पेपर 1 का सिलेबस आप लोगों को डाउनलोड करना है तो यहां से कर सकते हैं। 00 कोड है जिसका डाउनलोड, इंग्लिश और हिंदी जिसमें चाहे आप कर सकते हैं। इसके अलावा योग का पेपर है या किसी का अदर सब्जेक्ट है तो वो यहां से कर सकते हैं। 100 योगा है, कोड हमारा 100 नंबर कोड है, डाउनलोड करिए, यहां से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये अपना अपना सभी सिलेबस जितना भी है, जो भी विषय है आपका या आपके दोस्तों का कोई अदर सब्जेक्ट है तो डाउनलोड करना चाहे तो ये वेबसाइट है। रही बात आप लोगों की, आप लोगों को सिलेबस अभी कहां से करना है? आपका योग पेपर है, आप लोगों ने एप्लीकेशन पर कोर्सेज परचेज किया है, उसमें जैसे ही आप कंटेंट में जाते हैं, कंटेंट के अंदर, तो वहां पर आपको सबसे पहले सिलेबस का फोल्डर मिलता है, सिलेबस का फोल्डर। तो यदि आपको वेबसाइट का नहीं पता है तो आप एप्लीकेशन से भी सिलेबस देख सकते हैं अपने आप। फिर भी नहीं पता लगता तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली सेंड कर दूंगा सभी को सिलेबस। ठीक है, तो सारी व्यवस्था ऑलरेडी है, कोई भी चीज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का काम है मात्र और मात्र स्टडी करना, मात्र स्टडी करना। आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएंगे, हिमानी ददीच में, ठीक है, फॉर्म कब आने हैं, एग्जाम कब होना है, कितना रिजल्ट कब आएगा, वगैरह वगैरह, क्या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आप लोगों को इधर उधर मिस इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत जगहों से, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं से उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है, येलो जर्नलिज्म एक टर्म आएगी, उसको भी देखेंगे डॉक्टर गोगावत साहब। तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे बार बार। ठीक है, तो उधर आप है ना चिंतित होंगे कि सर ये हो गया वो हो गया, इसका क्या करें, उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का काम मात्र और मात्र स्टडी करना है, मात्र स्टडी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगी वो जिम्मेदारी मेरी है। किस दिन एग्जाम होगा
क्या करना है एग्जाम के लिए, कैसे करना है, सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने फीस दे दी, अब आप लोग बदले में स्टडी कीजिए, मात्र इतना काम है, ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पूरी तरह से प्रमाणिक होगी। अफवाह बहुत सारी फैलती है प्रमाणिक इंफॉर्मेशन से पहले, वो मैं आपको नहीं दूंगा, अफवाहें, ठीक है। ओके, तो सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 2 योगा, कोड है इसका 100, सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे। सभी का पैटर्न अलग अलग होता है। किसी ने पेपर देख रखा है तो अच्छी बात है, अगर पहली बार देख रहे हैं तो वो जो एप्लीकेशन में हमारा पेपर डले हुए हैं PYQs के, वो देख सकते हैं, पैटर्न लगभग यही रहता है। तो 10 यूनिट है, इन शॉर्ट करके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट आपके सामने ये हिंदी में सिलेबस रखा है, इंग्लिश में रखते तो ये थोड़ा दिखाई देने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हिंदी में रख दिया। लगभग सभी को हिंदी प्रॉपर मात्रा में आती है। तो योग के आधारभूत तत्व है, योग का इतिहास, योग के विविध संप्रदाय। अलग से वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है इनमें से कोई भी चीज। जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो सारी चीजें अपने आप हो जाती है, ये चीजें, इतिहास आदि, जितना एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो योग का इतिहास, विकास, अर्थ और परिभाषाएं या भ्रामक अवधारणाएं, योग का लक्ष्य, उद्देश्य, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। जब तक योग का सब्जेक्ट रहेगा तो ये बातें कभी चेंज नहीं होगी। वेदों में योग, उपनिषदों में प्रस्थानत्रयी आदि, पुरुषार्थ चतुष्टय, षड दर्शन, सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा आदि, ये सारी चीजें पढ़नी है। सांख्य दर्शन, योग, वेदांत, इनके संदर्भ में हमें इंपॉर्टेंट बातें बतानी है योग के बारे में। महाकाव्य, रामायण महाभारत के विषय में पूरी नहीं है, अरण्यकांड है और शांति पर्व है, उनमें योग के बारे में हमें चर्चा करनी है। महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ जी के जीवन परिचय, नारद भक्ति सूत्र की चर्चा है, कबीरदास, तुलसीदास जी, इनकी चर्चा है। आधुनिक योग में स्वामी विवेकानंद वगैरह, दयानंद जी, श्री अरविंद जी, महर्षि रमन जी आदि, इनकी योग परंपराएं क्या क्या है। समसामयिक काल में आज के समय में जो हुए, टी कृष्णामाचार्य, शिवानंद जी, स्वामी रामा, महेश योगी जी, श्री राम शर्माचार्य जी, इनका संक्षिप्त परिचय आदि पर हमें चर्चा करनी है। और योग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग, और बहुत सारे आजकल योग के शब्द हैं। तो हमारे जो सिलेबस में लिखे हुए इतने शब्द, इनको हमें जानना है, इनसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन और बौद्ध के बारे में भी पूछा गया है हमसे, इनके बारे में भी बताना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 जो है उपनिषद है। उपनिषद जो है हमारे सिलेबस में दो तरीकों से दिए गए हैं। एक तो वो उपनिषद जो ब्रह्म विद्या वाले हैं, ब्रह्म विद्या, ठीक है। एक वो उपनिषद है जो योग विद्या वाले हैं, जिनको हम योगोपनिषद बोलते हैं, योग उपनिषद बोल देते हैं, ठीक है। ब्रह्म विद्या वाले उपनिषद को यूनिट 2 में रखा गया है। योग उपनिषद वाले जो उपनिषद हैं उनको हम 3rd यूनिट में रखते हैं, ठीक है, इस सिलेबस में। तो यहां पर 10 उपनिषद है मुख्य। हम मुख्य उपनिषद 10 है, टोटल उपनिषदों की संख्या कुछ और है। दिनेश जी, टोटल उपनिषदों की संख्या किसी को पता है क्या? आदरणीय अर्चना, कॉस्मिक एनर्जी वाले, आपको पता है कि टोटल उपनिषद कितने हैं संसार में? इनफाइनाइट बोलेंगे, अनगिनत बोलेंगे, या कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ है ना, 108 ऐसा कुछ करके। तो इनका हमें क्या करना है, ये बातें तो हमें सभी को पता है। कोई 1008 कहता है, कोई 1,08 कहता है। क्यों कहता है सर? प्रमाण कहां पर है? हमें प्रमाण जुटाने हैं। चीजें सबको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट हमें प्रमाण ढूंढने की 108 किसने बोला, है ना, कहां पर लिखा है सर? 1130 है नंदनी साहू मैम, ये कहां पर है? ये बातें हमें प्रमाण ढूंढना है। बातें कहने में जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, हमें प्रमाण ढूंढने हैं। ये 108 वाली बात एक उपनिषद है, मुक्ति को उपनिषद, उसमें हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम 108 बोलते हैं। 1130 आदि किसी किसी ने बोल दिया, किसी बुक में है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। प्रमाण होगा तो हम उसको मानेंगे, क्लियर। तो ऐसे 10 उपनिषद है। 10 उपनिषद कौन से? ईशावास्य उपनिषद या ईश उपनिषद बोल देते हैं इन शॉर्ट, केन उपनिषद, कठ उपनिषद या कठो उपनिषद, प्रश्न उपनिषद या प्रश्नो, मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद या मांडुक्य, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद है जो हमारे यूनिट 2 में है। इसके अलावा इन 10 के अलावा हमारे विषय जो है भगवत गीता, योग वासिष्ठ। तो ये 10 उपनिषद है हमारे सिलेबस में। 10 उपनिषद के अंदर की विषय वस्तु दी गई है। हम इन विषय वस्तु को देखने के साथ साथ में उनके अंदर के जो विषय है उनको भी हम देखेंगे। बीच के जो सब टॉपिक है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, बीच बीच में जो भी चीजें हैं सारे विषयों पर। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो यूनिट 2 में ही हमारे भगवत गीता और योग वासिष्ठ है, दो शब्द हैं। भगवत गीता में हमें पता है 700 श्लोक है, पूरे 18 अध्याय है। पूरा पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से, अपनी रुचि अनुसार। परंतु जो सिलेबस में दिया गया है हम उस पर जोर डालेंगे, वो हम जरूर करेंगे। इसके अलावा योग वासिष्ठ भी है। योग वासिष्ठ बहुत एक बड़ा विशाल ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, परंतु हम उसी चीज पर फोकस करेंगे जो हमारा सिलेबस है, जितना सिलेबस है। जैसे जैसे हम टेक्स्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे हम सिलेबस पर भी नजर डालते चलेंगे। इसके अलावा योग के ग्रंथ हैं, योगोपनिषद जो यूनिट 3 है,
उपनिषद मैंने बताया कि 10 उपनिषद आपके यूनिट 2 में है जो ब्रह्म विद्या वाले हैं। यूनिट 3 में योग के उपनिषद है जिनमें योग पर चर्चा देखने को मिलती है, योग के अंग कितने हैं आदि आदि ऐसी बातें। तो यहां पर जो ओरिजिनल सिलेबस है, ओरिजिनल सिलेबस में शब्द दिया गया भय शब्द। ये ओरिजिनल सिलेबस अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये भय नहीं है। जहां पर भी भय लगे और वो सेंस ना दे तो उसको आप शय दुए वाला शय मेंशन करेंगे ऐसे, ठीक है। श्वेता श्वत्रोपनिषद है ये, श्वेता श्वत्रोपनिषद। ऐसे योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राजोपनिषद। ये उपनिषद है 8 उपनिषद। तो इस प्रकार से हमारे पूरे सिलेबस में 18 उपनिषद है, परंतु ये बहुत इजी है। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने एक बात और ध्यान रखना सभी विद्यार्थी, आज पहला दिन है, सभी विद्यार्थियों में जोश भी है और ये जोश 6 महीने तक आपका बरकरार रहना चाहिए क्योंकि लंबी चलने वाली स्टडी। धीरे धीरे बीच में स्टूडेंट्स जो है आप लोगों को अपने अपने काम याद आएंगे, कहीं कहीं किसी की शादी होगी या किसी के दोस्त की शादी होगी या घर में कोई और चीज चल रही होगी, तो धीरे धीरे स्टडी छूटती जाएगी और लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सर एग्जाम ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसी भावना मत पालना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का नेट जेआरएफ की कोचिंग का ही है और भी बहुत तरीकों से मैंने टीच किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोगों से निवेदन है सभी स्टूडेंट्स का, चाहे कुछ भी हो जाए एक बात आप ध्यान रखना कि हर हाल में एग्जाम हम जरूर देंगे। बेशक बेशक आप लोग एक भी अक्षर न पढ़े, तैयारी न करें, परंतु एग्जाम तो देना ही देना है। ये आप पहले दिन से अपने दिमाग में रखना अच्छे से बात, ठीक है। एग्जाम देना ही देना है। पहली बात तो आप क्लास में हैं, आप पढ़ेंगे ही डेफिनेटली, आप आए हैं, आपने फीस दी है, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो आप ये दिमाग में जरूर रखें कि एग्जाम देने तो जाना ही जाना है, क्योंकि एग्जाम देने से कुछ ना कुछ चांस होते हैं एग्जाम क्रैक होने के। बिना एग्जाम दिए तो 0 चांस है एग्जाम क्रैक होने के, 0 चांस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम देना ही देना है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं 18 उपनिषद। सभी को पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा सब मिलते जुलते हैं, भेद नहीं कर पाएंगे, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे संयम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे धीरे धीरे जो है आप उस पर ध्यान लगाएंगे, उपनिषदों पर आप बार बार पढ़ेंगे तो अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। इन शब्दों से ही अंतर निकलने लगेगा, है ना। जैसे योग चूड़ामणि उपनिषद, चूड़ामणि, ये च ड मैं ये पै न शद, ये जो भी वर्ड है इन्हीं से आपको पूरा उपनिषद कंठस्थ हो जाएगा, इन्हीं शब्दों के आधार पर, ठीक है। तो इन उपनिषदों में क्या क्या विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु देखने के बजाय हम पूरा का पूरा उपनिषद पढ़ देंगे यहाँ पर। सेम योग सूत्र है, योग सूत्र जो हमारे पूरे जो योग विषय है उसका आधार है। अगर योग सूत्र किसी को कंठस्थ नहीं है इसका मतलब हम योग के विद्यार्थी नहीं है, ये कहा जा सकता है स्पष्ट तौर पर, ठीक है। योग सूत्र में लगभग हम मानते हैं डॉक्टर गोगावट साहब अभी तक का जो हमारा ज्ञान है आधा अधूरा, उसके हिसाब से हमें बताया जाता है कि 195 पूरा इतने ही सूत्र है कहते, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं अभी तक हमें। 195 सूत्र आप सभी को कंठस्थ होना चाहिए और वो कंठस्थ आपको होना ही होना है। कंठस्थ करोगे तो आपके आंसर बनेंगे एग्जाम में। आप कंठस्थ नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि सर मैं तो केवल समझूंगा, उससे भी उत्तर बनेंगे, परंतु उससे उत्तर बनने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पिरोता है कि अगर आपने कितना भी योग सूत्र समझ लिया या समझा दिया किसी दूसरे को, अगर आपने स्वयं कंठस्थ नहीं किया तो आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं योग सूत्र से, ठीक है, वो सारे के सारे आंसर आप सही नहीं कर पाएंगे। और 195 लाइन है मात्र। कैसे याद करना है, प्रतिदिन जब जब क्लास चलेगी प्रतिदिन आपका रूटीन होना चाहिए अभी से कि 5 सूत्र आपको डेली कंठस्थ करने ही करने हैं। हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपको कंठस्थ करवाने की, परंतु आप अपनी तरफ से पूरा जोर रखना कि हमें कंठस्थ करना है स्वयं के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको समझनी और समझानी हमारे लिए भी आसान हो जाएगी और आपके लिए भी आपका एग्जाम क्रैक होने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि योग सूत्र सबसे ज्यादा छोटा एक ग्रंथ है, सबसे छोटा ग्रंथ है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैरी करता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा अगर कोई एक पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो मात्र योग सूत्र है, मात्र योग सूत्र। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 195 लाइंस है और वो भी छोटी छोटी है, उनको कंठस्थ करना। अभी यहां पर ये कोई नहीं बोलेगा नंदिनी साहू मैम कि मुझे संस्कृत नहीं आती, क्योंकि संस्कृत की लिपि और हिंदी की लिपि दोनों की लिपि सेम है, देवनागरी, यही अक्षर होते हैं, बस वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखे होते हैं, है ना, पिरोए अलग तरीके से जाते हैं। देवनागरी लिपि है, तो संस्कृत नहीं आने से ऐसा नहीं कि योग सूत्र कंठस्थ नहीं होगा, आप लोगों को कंठस्थ करना ही करना है, ये ध्यान रखें। आगे हठ योग के ग्रंथ है, इस हठ योग के ग्रंथ में यहां पर काफी सारे अलग अलग टेक्स्ट दिए गए आपको। योग बीज दिया गया है, गोरख संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ प्रदीपिका, गिरण संहिता, हठ रत्नावली, ये ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों के कुछ कुछ खासियत यहां पर लिखी गई है कि ये आपको बतानी है, तो हम इन ग्रंथों को पूरा ही कंठस्थ कर डालेंगे, पूरा पढ़ डालेंगे, तो हमारे सारे टॉपिक एक बार में ही
तैयार हो जाएगी यहां से यूनिट 5। तो यूनिट 5 ऐसा टेक्स्ट ऐसा है जो हमने डिजाइन किया स्पेशली। अगर आप लोग यूनिट 5 पढ़ते हो, मात्र यूनिट 5, तो आपके लगभग पहले 1 से लेकर के 5 यूनिट अपने आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में तैयार हो जाते हैं। इस 5वें यूनिट के दम पर आपके बाकी चीजें भी तैयार होती है, साथ में 7th यूनिट आपका तैयार हो जाता है, साथ में आपका 10th यूनिट तैयार हो जाता है। ये इतने सारे यूनिट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है इनमें। अगर आप 5th यूनिट को जो हमने डिजाइन किया आप लोगों के लिए वो अच्छे से पढ़ लेते हो तो। आगे बात करें 6th यूनिट है। 6th यूनिट में आपसे 3 चीजें मांगी गई है, एक है एनाटॉमी, एक साइकोलॉजी और मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान जिसको आप इन शॉर्ट एनाटॉमी बोलते हैं, और डाइट एंड न्यूट्रिशन जिसको आहार एवं पोषण बोलते हैं। 3 चीजें मांगी गई है इसमें, 1, 2 और ये 3, आहार एवं पोषण 3। इन तीनों को आपको पढ़ना है, और पढ़ना कैसे, जो सिलेबस में दिया गया उतना ही। जैसे साइकोलॉजी में आपसे 2-3 चीजें मांगी गई है, स्लीप के बारे में पूछा गया है, पर्सनैलिटी पूछा गया है, पर्सनैलिटी क्या होती है, बिहेवियरल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इन पर चर्चा होगी। एनाटॉमी में आपकी बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें, पूरी एनाटॉमी आ जाती है, जितनी एनाटॉमी आ सकती है पूरी की पूरी एनाटॉमी पर चर्चा हम करेंगे। आहार एवं पोषण, डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसमें भी सारी बातें की गई है, जितनी आहार एवं न्यूट्रिशन के बारे में होती है वो सारी बातें हमें करनी है। योग और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के ऊपर चर्चा है, WHO के द्वारा जो हेल्थ दी गई है। यहां पर आपका ये जो यूनिट 7 है, जब आप यूनिट 4 जो हमारा योग सूत्र उसको पढ़ लेते हैं तो ये यूनिट 7 भी इनडायरेक्टली आपका तैयार हो जाता है। जैसे इसमें आपके व्याधि, आलस्य, अंगमेज्यता और श्वास प्रश्वास ये शब्द दिए गए हैं। तो ये शब्द आपको कहां मिलते हैं, योग सूत्र में देखने को मिलते हैं। हेय दुखम अनागतम, ये भी योग सूत्र के अंदर है सूत्र, ये सारे योग सूत्र के अंदर मिल जाएंगे, या हठ योग के अंदर मिल जाएंगे, या भगवत गीता के अंदर मिल जाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली आपका सारा का सारा जो है, पहले वाले जो यूनिट कर लेंगे ना 4 और 5, उन्हीं से आपका ये भी तैयार हो जाएगा। यूनिट 8 की बात करें तो यहां पर डिजीज के बारे में बताई गई है, डिजीज, थेरापेटिक योगा जिसको बोलते हैं। तो जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को कैसे आप ठीक करेंगे, योग का क्या उनमें उपाय है, और बीमारियां होती कैसे हैं, तो ये भी सारा का सारा जब आप एनाटॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये डिजीज वाला पार्ट भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनाटॉमी आपको पढ़नी है। एग्जामिनर जो है हमारा, उन्होंने 10 यूनिट अलग अलग तैयार किए हैं, परंतु जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने उस तरीके से डिजाइन किया कि आप थोड़ा सा पढ़े, उसमें आपके 2-3 यूनिट एक साथ में आ जाएं। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से 2-3 यूनिट एक साथ तैयार हो जाएंगे आपके। आगे 9th यूनिट है। 9th यूनिट में योग के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ योगा। तो इसमें आपको योग शिक्षा जो है कैसे टीच करेंगे, योग को स्पेशली योग को कैसे टीच करना है, तो इसके लिए कुछ पुस्तकें बताई गई हैं। एक पुस्तक है स्पेशली टीचिंग मेथड्स फॉर योगा, ठीक है, कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित है। उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, उस पुस्तक को या तो आप स्वयं पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ना अगर पढ़ेंगे तो, अदरवाइज हमने उसको डिजाइन कर रखा है अपने तरीके से, जो पढ़ाना है हमें उस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, और उसमें सारे लगभग क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे सिलेबस के अंदर BG 4.34 यानी कि भगवत गीता 4/34 ये श्लोक है। अब ये सिलेबस में लिखा गया है, तो सिलेबस में जो चीज लिखी है ना, एक तो आप लोगों को सिलेबस डेली देखना है, मंजूरानी मैम सिलेबस देख करके ही आप लोगों को पढ़ना है। डेली कुछ भी पढ़ने वाले सिलेबस देखो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार क्या करता है, केवल सिलेबस को उठाता है और उसके आधार पर प्रश्न बना देता है, मात्र सिलेबस के आधार पर। तो इसलिए आपको सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है, सभी विद्यार्थियों को सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है। सिलेबस पढ़ोगे तो केवल सिलेबस के आधार पर, आज तक के इतिहास में बात करें तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है मात्र सिलेबस के अंदर से आपको आंसर मिल जाएगा उनका, केवल सिलेबस में, केवल और केवल सिलेबस में। जैसे ये पूछ लिया कि 434 सूत्र, ये जो श्लोक है भगवत गीता में किस चीज के बारे में, तो ये दिखा है प्रणिपात, प्रश्न और सेवया, इससे रिलेटेड है, या इनका मीनिंग क्या है, सीक्वेंस पूछ लेगा एग्जामिनर। फिर आता है यूनिट 10। यूनिट 10 की बात करें तो क्रियात्मक योग, जिसमें यौगिक अभ्यास, षटक्रम, सूर्य नमस्कार, आसन आदि चीजों के ऊपर चर्चा होती है। आसन, प्राणायाम, इन पर चर्चा है सारी की सारी। इनके आसन जो है ये किसी बुक के अनुसार नहीं है, ये या तो APMB आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, ठीक है, मुद्रा बंद, उस पुस्तक में जो कैवल्य धाम इनके द्वारा प्रकाशित बिहार स्कूल ऑफ योगा BSY APMB आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, उस पुस्तक में मिल जाते हैं आपको। उस पुस्तक में से आप इनको कर सकते हैं सारे आसन वगैरह को, अदरवाइज हमने जो सारी चीजें बना रखी है आप स्पेशल रिकॉर्डिंग वहां देखिए। अब ये जो है आप एक चीज ध्यान रखेंगे, 10 यूनिट है हमारे योग में और 100 क्वेश्चन आने हैं, तो 100 क्वेश्चन आने के लिए हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तब 100 क्वेश्चन होते हैं तैयार।
क्योंकि यूनिट्स में सेम चीजें हैं, तो ऐसा देखने में ऐसा लगता है बच्चे को कि एक ही यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, परंतु हमेशा एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है यूनिट के हिसाब से बनाता है और हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन ही देता है बराबर मात्रा में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस मिलता जुलता है हर यूनिट का, अपने एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं, तो ऐसा ऐसा प्रतीत होगा आपको कि एक ही यूनिट से ज्यादा चीजें पूछ ली है। ऐसा होगा नहीं कभी भी, आपको लगेगा केवल, क्योंकि सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरू करने से पहले स्टडी, आप लोग जितना पढ़े उतना अच्छे से पढ़े। आपको बिल्कुल भी इतना, है ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि हमें जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कवर करना है। बहुत सारे आप लोगों में से विद्वान होंगे जो मुझे हफ्ते के बाद में एक 1 वीक में या 2 वीक में ऐसा बोलेंगे, मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे कि सर हमने, है ना, 15 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। सर सिलेबस योग का तो बहुत ही छोटा सा है सर, ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसा बच्चे करते हैं, कवर करने में विश्वास रखते हैं। आप लोगों को सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको समझना है। समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना हार्ड टॉपिक कुछ भी नहीं है इसमें। समझ के साथ में आपको जितना आपने समझा उतना आपको कंठस्थ जरूर करना है, कंठस्थ। ठीक है, कंठस्थकरण करना ही करना है, याद करना है, मतलब रटना है। बेशक आप एग्जाम तक मात्र 5 यूनिट ही कर पाए तैयार, परंतु 5 यूनिट आपको कंठस्थ होना चाहिए। उनमें से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए वो सारा याद होना चाहिए। 10 यूनिट देखने की बजाय, 10 यूनिट कवर करने की बजाय, आपको 5 यूनिट कंठस्थ है तो भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बजाय 10 यूनिट कवर किया है। आप लोग थोड़े टाइम में 10 के 10 यूनिट कवर कर सकते हैं, कवर करेंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एग्जाम क्रैक हो। कंठस्थ करेंगे, 100% गारंटी है एग्जाम क्रैक होगा। तो जितना भी आप पढ़ते जाएं उतना आप कंठस्थ जरूर करते जाएं और कोशिश करें जल्दी जल्दी कंठस्थ करने की, ताकि हम लाइव क्लास में हम साथ चलते रहें। आप अपनी स्पीड अपने आप निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारा कंटेंट अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। आप चाहें तो हमारे साथ लाइव क्लास के अंदर रह सकते हैं, उसमें धीरे धीरे हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आराम आराम से टॉपिक वाइज चलेंगे, तो उसमें अपनी स्पीड वहां से भी निर्धारित कर सकते हैं। आपके हाथों में है आप सबकी स्पीड। अब हम सिलेबस पर आते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले कह रखा है, यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में योग का अर्थ आदि की बात की गई है। योग शब्द कैसे बनता है, किस तरीके से, योग के आधारभूत तत्व, इस पर हम बात करते हैं। अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं यहां से, योग के आधारभूत तत्व। तो सबसे पहले कोई भी चीज होती है उसकी परिभाषा आदि की बात होती है। आप लोगों ने एमए में, और हां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी सर हम एग्जाम कब देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों में, या हमारे घर वाले हैं, है ना, हमारे बड़े होते हैं, बड़े भाई, बड़े माता पिता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने ज्ञान के आधार पर कहते हैं कि एग्जाम सर जब एमए कंप्लीट हो जाएगा, एमए या एमएससी कंप्लीट हो जाएगा तभी दे सकते हैं। परंतु ये एकमात्र भ्रामक अवधारणा है, मिथ्या है ये। ठीक है, एग्जाम ये कहता है नेट जेआरएफ का कि आप जिस दिन भी एग्जाम दें और क्रैक हो जाता है, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, एमए और एमएससी की, 2 साल के अंदर अंदर। तो इसका मतलब अब आप लॉजिक लगा सकते हैं अपने आप, अगर थोड़ी सी समझ है, कि सर अगर हम एमए के अंदर एडमिशन लेते हैं, जनरली हर कोई बच्चा एडमिशन लेता है 2 साल में, एमए कर ही लेता होता है, अगर कोई उसके साथ विपदा ना बीते, तो कोई कहानी उल्टी सीधी ना हो उसके साथ तो। ठीक है, तो एमए या एमएससी में एडमिशन लेते हैं, उस टाइम से आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। सामान्य रूप से हर विद्यार्थी जो है एग्जाम देता है 1 साल के बाद में, या एमए कंप्लीट होने के बाद में। कॉमन सी बात है कि जब वो पढ़ लेता है तभी एग्जाम देगा। परंतु क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज एमए में एडमिशन लिया है जिन्होंने, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेंगे, 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जो एमए में एडमिशन लेंगे, इसलिए पहले ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तो वो सारे विद्यार्थी एलिजिबल हैं जो एमए में एडमिशन ले लिया है, या 1-2 महीने 3-4 महीने में एडमिशन लेने वाले हैं, वो सब एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। एक बात, ठीक है, ये आप अपने लिए और अपने दोस्तों को जरूर बता देना ये बात कि आप एलिजिबल है, एग्जाम जरूर दीजिए। दूसरी बात, सर मैं एमए के अंदर फर्स्ट सेम में हूं या सेकंड सेम में हूं या एमएससी में हूं, तो मैं कैसे पढ़ूं। तो जितना भी आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, वहां का कोई भी सिलेबस आपका बना हुआ है, लगभग 90% सिलेबस आपका नेट जेआरएफ से डिट्टो मिलता जुलता है। कुछ कुछ बातें यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, अपनी अपनी बातें रखती है, वो अपनी अपनी चीजें रखते हैं हर यूनिवर्सिटी में। परंतु आप नेट जेआरएफ की अगर तैयारी करती हैं, तो आपके एमए एमएससी वाले सब्जेक्टिव पेपर तो अपने आप ही सारे सारे सोल्व हो जाते हैं, उनकी अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती आपको एमए एमएससी के पेपरों की। ठीक है, वो अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो आपका फोकस रहना चाहिए मात्र नेट जेआरएफ की तैयारी पर, वो चीजें सारी की सारी अपने आप तैयार हो जाएंगी बाकी की। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं आगे, योग की परिभाषा। तो व्याकरण संस्कृत में आप जानते हैं, संस्कृत सभी को पता है एक
हमारी मूल भाषा रही है किसी समय पर, शास्त्रों की भाषा है, तो उसमें व्याकरण है, पाणिनि अष्टाध्यायी आदि आदि, तो उनमें जो है शब्दों का धातु रूप होते हैं, धातु रूप, ठीक है, धातु जैसे वर्ब्स होती है हमारी इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे धातु रूप होते हैं संस्कृत में। तो युज धातु है, युज जिसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, योग शब्द का उदय जो होता है बनती है वो युज धातु से। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर युज या युग, युग, ठीक है, तो युज जय मतलब जुड़ना, इस धातु से बनता है योग शब्द का मूल, मतलब हर चीज को जोड़ना, कर्ता का कर्म से जोड़ना, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलती है कहीं के पर, या आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, ऐसी परिभाषा ये सारगर्भित है, हर जगह प्रसिद्धि है इन चीजों की। महर्षि पाणिनि जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, उन्होंने योग शब्द को अलग तरीके से बताया है। कहते हैं या तो यूजिर योगे होता है, जिसका मतलब जोड़ना होता है, जोड़ना, ठीक है, ऐड करना कोई भी चीज को, या युद्ध संयम ने, जिसका मतलब होता है संयम, यानी इंद्रियों का संयम करना, ठीक है, केंद्रित करना ध्यान को, रोकना किसी चीज को, ठीक है, मन आदि को रोकना, संयम करना, या युद्ध समाधो कि आपको समाधि तक पहुंचा देना, युद्ध समाधो, समाधि, ठीक है। तो तीन अर्थ होते हैं। आपसे एग्जामिनर फिर पूछ लेगा कि बताइए जी योग शब्द की उत्पत्ति जो है महर्षि पाणिनि के अनुसार कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो तीन तो है, युजिर योगे भी है, युद्ध संयमने भी है, युद्ध समाधो भी है, तीन है, चौथी इसके अलावा कुछ भी वो देगा वर्ड वो नहीं होगा, ये तीन तो है। महर्षि व्यास जी योग सूत्र आप जानते हैं सभी के सभी विद्यार्थी, योग सूत्र, योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, लगभग 195 सूत्र पक्के हैं सर, प्रमाणिक है, कोई इसको नकारता नहीं है इन चीजों को। तो इसके अलावा जब योग सूत्र को आगे पढ़ते हैं तो इन 195 लाइनों को एक्सप्लेन किया, किसी ने अपनी भाषा में पिरोया, तो भाषा में पिरोना, जैसे किसी ने कोई एक बात कही, उस बात को एक्सप्लेन जब करते हैं, तो जैसे मोदी जी ने कोई भाषण दिया 15 अगस्त के दिन, या कोई बाहर से विदेश मंत्री आदि आए है ना यहाँ पर, और उन्होंने बात की, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूज एंकर जो होते हैं अपनी अपनी भाषा में पिरोते हैं, शायद ये कहना चाह रहे हैं, या ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह वगैरह, तो वो जो अपनी भाषा में पिरो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम शास्त्रों की भाषा में, भाष्य करना, भाष्य करना, ठीक है। तो 195 लाइन महर्षि पतंजलि लिखते हैं, महर्षि पतंजलि की 195 लाइनों को जो एक्सप्लेन करते हैं पहली बार, प्रथम बार, वो कौन है, व्यास जी, ठीक है। तो उसके नाम से क्या रखा गया, व्यास भाष्य, या दूसरा नाम क्या है, क्योंकि वो योग सूत्र का भाष्य इसलिए उसको क्या बोलते हैं, योग भाष्य। यह योग सूत्र पर लिखा गया सबसे प्राचीनतम भाष्य है, व्यास भाष्य प्राचीनतम भाष्य, या ये कह सकते हैं प्रथम भाष्य, प्राचीनतम या प्रथम भाष्य है, ठीक है, 195 लाइनों का, 195 लाइनों का, और यही प्रमाणिक मानते सभी विद्वान जगत में, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे भाष्य है परंतु सभी ये मानते हैं। तो व्यास जी जब एक्सप्लेन करते हैं योग सूत्र को, तो सबसे पहले वो लिखते हैं, पहला ही शब्द योग है समाधि, ठीक है। तो यानी व्यास जी ने अपने शब्दों में योग को क्या बताया है, समाधि बताया है। तो व्यास जी, महर्षि व्यास, व्यास भाष्य में योग है समाधि, योग को समाधि कहते हैं, एक शब्द। तो एक एक लाइन, एक और ध्यान रखना दिनेश योगी जी, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है कि सर आपने जो बताया उनमें से क्या ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो भी लाइनें लिखी है वो जितना उसके कम से कम लिखी है, और जितनी भी लिखी है नंदिनी साहू मैम, सारी की सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है, ये समझो, एक भी शब्द छोड़ने का नहीं है, एक भी शब्द, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ो उतना कंठस्थ करते जाना साथ ही साथ, ठीक है। तो तीन शब्द हुए, युज धातु से बना है, जुड़ना अर्थ होता है, युजिर योगे, युद्ध संयमने और युद्ध समाधो, ये तीन शब्दों से योग की उत्पत्ति होती है, मतलब योग का अर्थ निकालते हैं। युजिर योगे से निकालते हैं जोड़ना, युज संयमने से निकालते हैं संयम करना, केंद्रित करना, रोकना किसी चीज को, समाधो से निकालते हैं जो समाधि तक पहुंचा दे, युद्ध समाधो, योग उस अर्थ में है। योग समाधि कौन कहते हैं, ये शब्द किसने कहा, महर्षि व्यास जी कहते हैं, कहां पर कहा, व्यास भाष्य में, किसका भाष्य है ये, योग सूत्र का भाष्य है। फिर योग शब्द में आगे और एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं ये तीन शब्द है, युज्यते एतद इति योग, कहते हैं योग का मतलब पता है क्या है, एतद, तीन शब्द हैं, एतद, अनेन और तस्मिन। तस्मिन का अर्थ है में के रूप में लेते हैं, जैसे कारक होते हैं हिंदी में, ऐसे ये कारक है। अनेन जितने भी प्रकार से, प्रकार जितने भी, एतद मतलब यह, इसके द्वारा, है ना, यह के रूप में लेते हैं, ठीक है, एतद इसके द्वारा या इससे, ऐसा कुछ करके। तो योज्यते, युज्यते एतद इति योग है, यानी योग क्या है, कहते इति योग, इति मतलब यही है योग, एतद युज्यते, एतद कहते योग वो है जिससे चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है, जिससे आती है, ठीक है, उद्देश्य मतलब एकाग्रता आती है, वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है, उस अर्थ में
अनेन मतलब जितने प्रकारों से चित्त में एकाग्रता लाई जाती है। योग वो है जितने भी प्रकार से कुछ भी कर लो आप, कोई भक्ति करेगा तो कहते एकाग्रता लाएगा, कोई अष्टांग योग करेगा तो एकाग्रता लाएगा, कोई षडांग, कोई सप्तांग, कोई षटक्रम, कोई प्राणायाम आदि। कहते जिस भी प्रकार से, जिस भी विधि से आप चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाते हैं वो है, ये साधन के रूप में है। मतलब जिन प्रकारों से, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली किस किस तरीके से जा सकता हूं, वो सारे योग हैं कहने का मतलब। युज्यते तस्मिन इति योग है, तस्मिन मतलब में, यानी चित्त में कहते वृत्तियां हैं, ठीक है, और चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है, यानी स्थान के रूप में तस्मिन, चित्त में वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है, एक तरह से स्थान के रूप में होगी। स्थान मतलब जिस जगह पर, तस्मिन मतलब में, ठीक है, कि स्कूल में, ठीक है, इस तरीके से दिल्ली में, उस रूप में कहते वही योग है जिसमें एकाग्रता आती है। तो तीन शब्द है, युज्यते एतद इति योग है, वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है, चित्त की समस्त वृत्तियों में आ जाती है। दूसरा, एकाग्रता लाई जाती चित्त की वृत्तियों में जिस प्रकार से, तस्मिन मतलब जिस जगह में, वह स्थान है, स्थान है योग, जिस जगह में एकाग्रता उत्पन्न होती है, स्थान के रूप में। तीन शब्द हुए। फिर अब योग की परिभाषाएं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक दर्शन में, हर एक जगह पर अलग अलग परिभाषा देखने को मिलती है आप लोगों को। तो ये परिभाषा है योग सूत्र में, योग की परिभाषा है योग चित्त वृत्ति निरोध है, प्रथम अध्याय का दूसरा सूत्र है। बहुत बार ये शब्द एज इट इज रिपीट होता है। सांख्य दर्शन में पुरुष प्रकृति और वियोगे अपि योग इति अभिधीयते। थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं सांख्य दर्शन की, तो आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम आगे पता करेंगे। अभी के लिए मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं। कहते हैं कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो एलिमेंट है बेसिक। इन दो का जैसे मिलन होता है तो कहते हैं प्रकृति से, कहते उत्पत्ति होती है, विकृतियां निकलती है। क्या क्या निकलती है प्रकृति से? एक महतत्व निकलता है जिसको बुद्धि बोलते हैं। फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार के बाद में कहते सात्विक अहंकार प्रचंड वेग में होगा तो मन और 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये प्रकट होता है। और जिस दिन कहते तामसिक अहंकार प्रचंड वेग में होता है तब कहते पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत ये पैदा होता है। ऐसा कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति कहते हैं अलग अलग, परंतु किसी भाव से अविद्या आदि के आने पर ये ऐसा समझने लगता है कि मैं ही यही चीजें हूं, जितनी भी मैं चीजें हूं वह वही हूं। पुरुष मतलब आत्म तत्व। तो जब ये एकाकार समझता है, ऐसा समझने का भाव होता है, तो कहते हैं ये अब दुख होगा इसको, ये जैसा समझेगा वैसे ही होगा, ठीक है। गुणों में फंस गया क्योंकि प्रकृति में सत्व रज तम तीनों गुण है। सत्व जो है RSHV साहब, तीन क्या पूछे आप? तीन ये व्याकरण के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहां किस पुस्तक के अनुसार है, ये व्याकरण के अकॉर्डिंग है। RSHV साहब, आपका नाम अगर बता देंगे तो मुझे बताने में आपको आसानी होगी, ठीक है। हाँ, पाणिनि के अनुसार है ये ना, ऋषभ शाह जी, ओके, ठीक है, डन। तो यहां पर मैं 25 तत्वों की व्याख्या कर रहा हूं, इन शॉर्ट बता रहा हूं जो हमें जरूरत है। तो कहते हैं प्रकृति में कितने गुण है? 3 गुण है। प्रकृति जो सांख्य दर्शन में मानते हैं प्रकृति 3 गुण है। 3 गुण कौन कौन से हैं? एक तो सत्व गुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। सतोगुण अच्छे का प्रतीक मानते हैं, तमोगुण बुरे का प्रतीक मानते हैं, रजोगुण एक्टिविटी का प्रतीक मानते हैं, क्रियाशीलता का प्रतीक मानते हैं। तमोगुण को ही हम दुख के रूप में मानते हैं, दुख का संकेत है। तो पुरुष अगर प्रकृति के साथ में मिलेगा तो उसको सुख भी होगा सतोगुण के कारण, और तमोगुण के कारण उसको दुख भी महसूस होगा कहते। तो कहते उसको सब फील होने लगता है, सुख और दुख। तो पुरुष कहते अपने आप को उसी के साथ एकाकार कर लेते जिससे दुख और सुख होता रहता है। तो अब कहते योग कैसे होगा? कहते योग तो उस विद्या का नाम है जो दुखों को दूर कर दे। अब प्रकृति को पुरुष से क्या होना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा अगर योग होना है तो। यहां पर शब्द सुनना, सांख्य दर्शन क्या कहता है? प्रकृति और पुरुष दो तत्व है, जो मिलते हैं तो सृष्टि उत्पत्ति होती है, मतलब आगे विकृतियां निकलती है। और योग का मतलब क्या होगा? कि प्रकृति से पुरुष अलग हो जाए, अलग हो जाए, तब उसको सुख और दुख नहीं होगा। सुख दुख नहीं होगा तो वही तो उसको हम बोलेंगे कि मुक्त हो गया। मुक्त मतलब अलग अलग हो गया, ठीक है, फ्री हो गया पुरुष, ठीक है, यानी मोक्ष हो गया। तो योग क्या कहा जाएगा? अलग अलग होना। तो यही बात यहां पर लिखी है कि पुरुष प्रकृति और वियोगे अपि, पुरुष और प्रकृति का वियोग होना ही योग है। तो आपसे ये बात ना तरीके से पूछते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार, बताओ योग क्या है? तो पुरुष और प्रकृति का योग या वियोग। तो वियोग मतलब अलग अलग होना, एक रहेंगे तो इनको दुख होता रहेगा, सुख दुख में फंसे रहेंगे।
और योग का मतलब ये कि हमें अंतिम स्थिति में ऐसी स्थिति जहां पर हमें दुख न हो, और दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ में रहते हैं। ठीक है, तो वियोग होना ही योग है सांख्य दर्शन के अनुसार। सेम ऐसे विष्णु पुराण में कहा गया है, योग संयोग इति युक्त जीवात्मा परमात्मा ने, कि योग जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही कहते योग है। भगवत गीता में दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और ये पूरे श्लोक याद होने चाहिए आपको। भगवत गीता में वैसे हम इंपॉर्टेंट जो भगवत गीता पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में, तो वहां पर अलग तरीके से देखेंगे। दूसरे अध्याय का 48 नंबर श्लोक है और दूसरे का 50वां है। एक है तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, ऋषभ साहब, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। यह श्लोक कौन से नंबर पर आता है? तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। यह श्लोक किसी को पता है क्या पहले से? मंजू रानी मैम कहते विद्या वो है जो दुखों को दूर कर दे। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, योग संगीतम, कहते उसी को हम योग की संज्ञा देंगे जो हमारे दुखों को दूर कर देगी। ऐसी कोई भी चीज हो, चाहे फिर वो पानी पीने से हो, चाहे वो एक टांग पर खड़े रहने से हो, चाहे दोनों हाथों पर उल्टा होकर के खड़े रहने से हो, भक्ति करने से हो, ध्यान करने से हो, या XYZ कुछ और करने से हो, जो चीज हमारे दुखों को दूर कर देगी हमसे, वो सारी विद्याएं क्या है? योग ही है। कहते वही योग वाली है। तो ये 6th अध्याय में 23 23 तम, तय से 23 तम, ऐसा याद रख लेंगे ना। श्लोक संख्या एक कंठस्थ करनी बहुत जरूरी है अभी। ओके ओके, तो रेणु अंतिल मैम, योग का मतलब जैसे हमने कहा कि जोड़ना होता है, योग का मतलब जोड़ना होता है, बिल्कुल। अब महर्षि पतंजलि की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं पहले सूत्र में अथ योगानुशासनम, दूसरा सूत्र बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधम निरोध, तीसरा क्या बोलते हैं? तीसरा कुछ बोलते हैं, तीसरा कुछ बोलते हैं महर्षि पतंजलि। क्या बोलते हैं तीसरे नंबर पर? दर्शन जांगीड़ मैम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, कि वो जहां पर था ना वहीं पर वापस चला जाए, वहीं से जुड़ जाए। ठीक है, ये इसलिए मैंने इस बात पर जोर दिया था रेणुवंती मैम कि आप इस चीज को समझना शुरुआत से ही, कि प्रकृति और पुरुष का वियोग हम समझते हैं जोड़ना ही योग है। ठीक है, ऐसी हिंदी हमने बना ली है और वो सही भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसके मतलब अलग अलग है। कि प्रकृति से अलग होना मतलब दुखों से अलग होना भी योग है। बहुत सारी विद्याएं इनके नाम है, दुखों से अलग होना भी योग है। ठीक है, योग की परिभाषा में यह भी योग है। और क्या कहते हैं हम? दुखों से अलग होना योग है, और मुक्त होना भी योग है, मुक्त होना, समाधि लगा लेना भी योग है। युद्ध संयम ने शब्द आया तो संयम कर लेना भी, इंद्रियों आदि का संयम करना भी, वो भी योग है। एक शब्द आया युद्ध, युज्यते इति योग है, कहते योग कर लेना, जुड़ जाना, जुड़ना किससे? आत्मा परमात्मा का मिलना, ये भी योग है। और भगवत गीता 6th अध्याय के 23वें में अभी कहा, कहते दुखों से जो मुक्त कर दे, दुखों से मुक्त कर दे, वो विद्या योग संज्ञा वाली है। दूसरे के 48वें कुछ आएगा, दूसरे के 50वें कुछ आएगा, हर जगह अलग अलग आएंगे ये श्लोक। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सर? ओके डन। रेणुवंती मैम, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, मतलब कि उस समय जब योग की स्थिति में पुरुष क्या होता है? अपने स्वरूप में वापस चला जाता है, जहां से वो आया था, अपने घर में चला गया। ठीक है, ये अर्थ तो वो जो आप समझते हैं वो भी है, और इसके अलावा बहुत सारे अलग मीनिंग भी है, इसके बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे। तो हम दूसरे 48 पर बात कर रहे थे, 2/48 पर। दूसरे अध्याय का भगवत गीता में नाम क्या है? भगवत गीता में 700 श्लोक है टोटल, 18 अध्याय है, ये शब्द याद रखना। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा सारी बातों को। दूसरा अध्याय 48वां श्लोक है। ठीक है, हाँ, सांख्य योग, सांख्य योग दूसरे अध्याय का नाम है, सेकंड चैप्टर का नाम सांख्य योग है भगवत गीता में, सांख्य योग। ओके ठीक है, तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दूसरे 48 में आता है सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्वम योगस्थ कुरु कर्माणि, पूरा श्लोक कंठस्थ होना चाहिए आपको, मैंने हाफ लिखा है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी समभाव, समभाव रहना, यानी सिद्धि हो, काम अगर जीत जाएं आप या हार जाएं, सिद्ध हो जाए या असिद्ध हो, हर चीज में समभाव रखना कहते हैं योग है एक। फिर 50 नंबर पर कहते हैं बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग है कर्मसु कौशलम, योग है कर्मसु
कौशलम, यानी आप पहले तो कर्म करना सीखते हैं समभाव से और फिर धीरे-धीरे उनको कुशलता, स्किल आ जाती है, उनमें बहुत अच्छे से करने की क्षमता आ जाती है किसी भी काम को, तो कहते हैं वो भी योग है, हर चीज योग है। सेम ऐसे 23 में बोलेंगे 6 अध्याय में, छठे अध्याय का क्या नाम है भगवत गीता में? प्रगति पंवार जी, 6 अध्याय का नाम क्या है भगवत गीता में? जो पहली बार क्लास में आए उनको मैं बता देता हूं, अभी ये चीजें मैंने करवाई नहीं है, परंतु आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, उसके आधार पर आप मुझे उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, आत्म संयम। ठीक है, आत्म संयम यही बोलते हैं 6 अध्याय को। उसमें 23 नंबर पर तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, कहते वो विद्या जो योग से, जो योग है वो ये विद्या है जो दुखों से हमें तोड़ देगी, संयोग जो हो रखा है दुखों से उसको वियोग कर दे, वो वाली विद्या। ठीक है, तम विद्या दुख योग संयोगम दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चय नियुक्तव्य योगो निर्णय अचेतसा, कहते इसलिए कहते योग करो चेतनता पूर्वक पूर्ण रूप से। जैन दर्शन में आचार्य हरिभद्र कहते हैं मोक्षेण जोयाणु सबवो विधम्म व्यवहारो जोगो, मोक्ष से जोड़ने वाले सारे व्यवहार कुछ भी कर लो वो सारे योग हैं। बौद्ध धर्म में कुशल चित्तज्ञता योग है, कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। रांगेय राघव बोलते हैं शिव और शक्ति का मिलन योग है। सेम वैशेषिक दर्शन में बोलते हैं कि तद अनारंभ आत्मस्थे मनसी शरीर से दुख अभाव संयोग है। वैशेषिक सूत्र में बोलते हैं 5/2/16 ये संख्या है। मन का आत्मा में स्थित हो जाना यानी दुखों का अभाव हो जाएगा, उस दिन कहते योग है। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का योग हो जाना वो याज्ञवल्क्य स्मृति में योग है। कठोपनिषद में बोलते हैं कि जिस दिन कहते पांचों इंद्रियां, 5 इंद्रियां कौन सी? जो ज्ञान लाती हैं, यानी ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है? सबसे पहले कर्ण, आप अपने कान पर हाथ रखेंगे, कान से आगे हाथ लाएंगे सीधा आंखों की तरफ तो चक्षु आता है, आंख को चक्षु बोलते हैं, कर्ण चक्षु। चक्षु से थोड़ा सा नीचे लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? नाक, नाक को बोलते हैं संस्कृत में घ्राण इंद्रिय, घ्राण। नाक से और नीचे लेकर के आएंगे तो मुंह के अंदर हाथ जाएगा, वहां पर कौन होता है? जिह्वा, जीभ। ठीक है, संस्कृत में बोलते हैं जिह्वा या रसना बोलते हैं इसको। और बीच में जो सारी जगहों पर हाथ लगता है हमारा वो क्या है? त्वक, त्वक, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं ये बाहर जाती हैं, सारी की सारी बाहर से ज्ञान लेती है, कहते हैं इनको हम क्या करें? कंट्रोल करें, नियंत्रण में करें और मन और बुद्धि के साथ में नियंत्रण करेंगे, तब कहते हैं हमारा योग होगा। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेति तामाहु परमाम गति, कहते जब ये स्थिर हो जाएंगे पूरी रूप से वही परम गति है। और ताम योगमिति मन्यते, और इसको योग कहते हैं, स्थिरम इंद्रिय धारणा, इंद्रियों की स्थिर धारणा को, तो इसको कहते योग बोला गया। तो यहां पर ये जो श्लोक लिखा हो ना, ये कंठस्थ करने के लायक आपका, कहीं से भी एग्जामिनर तोड़ करके बोल देता है। जैसे शब्द दे देगा ज्ञानानि मनसा सह, इतना दे दिया तो भी आपको बताना है कि ये किस जगह का है, इसके बारे में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कठोपनिषद का है या कहीं का है। आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इवन की श्लोक संख्या तक पूछ लेता है एग्जामिनर की योग की परिभाषा कठोपनिषद में यदा पंचावतिष्ठन्ते कहां पर है? 2/3/10 यहां पर है और 11, ये दोनों ही सूत्र इसके हैं। वशिष्ठ में भी सेम ही है, संयोगो योग इत्युक्तो वाली चीज है। वशिष्ठ जिस बताते हैं संसार सागर से पार होने की युक्ति कहते हैं योग है। महोपनिषद जो इसी बार प्रश्न आया था, किसी ने इस बार कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है? संगीता साहू में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, मोहित चांगड़ा साहब एग्जाम दिया ना आपने, तो मन है प्रश्नो पायो योग है इति अभिधीयते महोपनिषद में कहा जाता है 542 में यहां पर कहा गया है। तो ये सेम श्लोक आ गया था इस बार भी। ठीक है, ये सारी बातें आई थी इस बार योग की परिभाषा के अंतर्गत। एक योग की परिभाषा अलग मिलती है, योग शिखोपनिषद और योग बीज दोनों में ही है, श्लोक संख्या ऊपर लिख दी है, ये सेम परिभाषा है। यहां पर कहा गया यो अपान प्राणी और एकम, कहते अपान और प्राण, स्वरज और रेतस, स्वरज और रेतस का मिलन, सूर्य चंद्र मसौर योगा, सूर्य और चंद्र मसौर योग, जीवात्म परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, इन 4 एलिमेंट्स का अगर जुड़ाव हो जाए, मिल जाए, जो योग हो जाए। ठीक है, या मिलना ही क्या है? योग है। किसका किससे मिलना? अपान का प्राण से, रज का रेतस से, सूर्य का चंद्र से, जीवात्मा का परमात्मा से। ये परिभाषा कहां पर है? योग शिखोपनिषद में 1/68, योग बीज में कोई अध्याय नहीं है, वहां पर 83 नंबर ये श्लोक है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर अब क्या पूछेगा, यहां पर देखो प्रश्न पूछने का तरीका उस पर नोट करना है आपको। यो अपान प्राणियों रैंकम स्वरज और रेतसोस्था, ये श्लोक दे दिया, पूछेंगे ये किस किस ग्रंथ में है,
योग शिखों में है और योग बीज में है। या ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो पूछ लेगा श्लोक संख्या क्या है इसकी, ये दी गई है श्लोक संख्या। या पूछ लेगा कि योग शिखोपनिषद के अनुसार योग क्या है, यानी किस किस की एकता है, तो अपान और प्राण की, अपान और प्राण की एकता, रज और रेतस की एकता, नोट अपान और रेतस, रज और रेतस, अपान और प्राण, सूर्य और चंद्र की एकता, सूर्य और चंद्र की एकता, जीवात्म और परमात्म की एकता, परमात्मा मतलब, ठीक है, इन चारों एलिमेंट्स की एकता। क्या नाद और बिंदु की एकता है क्या? योग शिखोपनिषद और योग बीज में ऐसा नहीं कहा गया है, तो वहां पर नहीं कहा गया, तो नाद और बिंदु हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं कहा है वो नहीं होगा। शिव और शक्ति का मिलन नहीं है, ईड़ा और पिंगला का मिलन नहीं है, जो नहीं कहा वो नहीं हुआ। अन्य ग्रंथों में वो बात हो सकती है, यहां पर नहीं कहा है, तो वो बात हम नहीं जानेंगे, ठीक है। उस बात पर हम फोर्स नहीं करेंगे, यहां पर फोकस नहीं करेंगे। जो जितना यहां पर कहा गया उतनी बातें। तो ये योग की परिभाषाएं हमने कंप्लीट की है। योग की परंपरा और इतिहास की बात करें तो आगे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। जैसे योग की परंपरा में अगर हम जाने तो वैदिक परंपरा के अनुसार आदिवक्ता माने हिरण्यगर्भ जिनको कहते हैं ये सृष्टि के शुरुआत से थे, और यही कहते हैं वैदिक योग परंपरा के अनुसार योग के आदि प्रवक्ता है। हठ योग के टेक्स्ट में जाते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं आदिनाथ जी को, ठीक है, माने भगवान शिव, उनको हमेशा ही हठ योग की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कहते हैं वही हठ योग के आदि वक्ता है, नाथ परंपरा को देने वाले हैं हठ योग में। भगवत गीता की बात करें तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कहते हैं ये योग मैंने सबसे पहले किसको दिया था? विवस्वान को, विवस्वान जिनको हम सूर्य के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं सूर्य तब से योग कर रहा है। भगवत गीता में कहते हैं 4/1 चौथे अध्याय में। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है संहिता साहू में भगवत गीता में? चतुर्थ अध्याय का नाम। और विवस्वान मनवे, विवस्वान ने किसको कहा? अपने पुत्र मनवे यानी मनु को कहा। मनु महाराज ने मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाके अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, ठीक है। आगे और इक्ष्वाकु से ऐसे परंपरा चलती गई, राजा इक्ष्वाकु से आगे परंपरा चलती गई, और ये एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु, राजऋषियों तक, केवल राजा लोगों जो ऋषि थे, मेन ऋषि, कहते उन तक पहुंचती रही परंपरा। और फिर धीरे धीरे कहते ये कालातीत, कालांतर के चलते चलते समय में लुप्त हो गई, मिक्सचर हो गया, कुछ क्लियर नहीं रहा किसी में। और तब कहते आज सकालीन महता योगो नष्ट, परंतप कहते वो नष्ट हो गई, और अब मैं जो है आज तुम्हें ये फिर से विद्या दे रहा हूं। कौन? कृष्ण के रूप में, भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं ये, ठीक है। अब यहां पर जो आप लोगों को ध्यान रखना एग्जाम में, ये कृष्ण जी यहां पर भी हो सकता है सूचीबद्ध करें तो, और सबसे पहले होता है क्योंकि कृष्ण जी ही किसी रूप में पहले विवस्वान को योग देकर के आए हैं, सूर्य को, ठीक है। और आज फिर से कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं। तो आपके क्या कूट बन रहा है एग्जाम में, उस पर आपको फोकस करना है, और उसके अनुसार आपका उत्तर बन सकता है। एक बार ये प्रश्न आया था, वो गलत था प्रश्न उस समय, तो गलत हो गया। आने वाले टाइम में आपके सामने जरूर ये प्रश्न उठेगा, तो आप उस पर ध्यान रखना, अच्छे से प्रश्न को टिक करना है आप लोगों को, ठीक है। ओके, ज्ञान क्रम संन्यास, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहां पर जो है इतना ही आज हम करेंगे। अभी किसी विद्यार्थी कोई प्रश्न विशेष तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जी, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या सर? हाँ, ये बात मैं बता देता हूं, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कोई भी, आप लोगों को इंडिविजुअल मैसेज आएंगे। आपका टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का लिंक आपको आफ्टर क्लास आपको सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम जरूर है, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप पर फिर नंबर इधर उधर हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। टेलीग्राम है जिस पर आप जैसे प्राइवेसी लगाना चाहिए वैसे लगा सकते हैं अपने लिए। हाँ जी, थैंक यू रेतस सर। क्या होता है सर? क्या? रेतस? रज और रेतस दो शब्द यूज करते हैं। सामान्य संस्कृत जी। की बात करें, हिंदी में अगर बात करते हैं, रज का मतलब होता है धूल। हाँ, रज का मतलब लाल वर्ण से लेते मिट्टी। होते हैं, ठीक है, लाल वर्ण से अच्छा। लेते होते हैं, स्त्रियों में, फीमेल्स में बात करते होते हैं, ठीक है। रेतस का मतलब वीर्य से लेते होते हैं, सामान्य हिंदी की बात करते हैं। रज का मतलब स्त्रियों में बात करते होते हैं, ठीक है। रज का मतलब ओके। काफी सारे हैं, एक्शन क्रिया का मतलब ये रक्त भी है, लाल वर्ण आदि अनेक अनेक आता है। रेतस का मतलब वीर्य से लेते होते हैं। और यहां पर जब श्लोक करते हैं तो इस श्लोक में आप अगर पढ़ेंगे स्वरज और रेतस, स्वरज स्व, योग के शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि एक पुरुष के अंदर नारी का भी गुण है और पुरुष का तो है ही है, ठीक है। ऐसी स्वरज कहते स्वयं का रज जो कहते नीचे से कहते कुंडली आदि को कहते जागृत करते हैं, तो उसको कहते ऊपर उठाते हैं, कहते आप, ठीक है। और रेतस का कहते मिलन करवाते हैं, ठीक है। स्वरज और रेतस ये अर्थ किया गया यहां पर योग के शास्त्रों में।